आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की खबर में बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 18-19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगा नो मनी फॉर टेरर। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर आयोजित होंगे 4 सत्र। 78 देशों के प्रतिनिधि और बहुपक्षीय संगठन होंगे शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा। नामांकन पत्रों की जांच कल। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग का प्रयास जारी। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष को अदालत से झटका। पूजा की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करेगी अदालत। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को। सऊदी अरब का भारतीयों को बड़ा तोहफा। वीजा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत फैसला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से 3 मैचों की T20 सीरीज। वेलिंगटन में होगा पहला मुकाबला। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में जीत के इरादे से उतरेगी यूथ ब्रिगेड। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में केंद्रीय योजना के तहत किसानों को बीमा राशि के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कथित कदाचार की जांच की मांग की। उन्होंने राज्य के बारगढ़ जिले में जाकर वहां किसानों से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है और इसी बीच एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थानिक डेटा अवसंरचना पहल जम्मू कश्मीर रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और GSAM मोबाइल ऐप जारी किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से खनन पट्टा मामले में पूछताछ की। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। इस दौरान ईडी कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा थी। एनजीटी ने दक्षिणी मिजोरम के हथियाल जिले में पत्थर की एक खदान ढहने के हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को 28 नवंबर को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों के एक समूह पर कथित तौर पर हमला किया, जिसमें एक मछुआरे की आंख में चोट लगने की खबर है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारत और कई और देशों ने काबुल में सच्चे मायनों में समावेशी सरकार बनाने और अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद खत्म करने का आह्वान किया। बैठक में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि शामिल हुए। ईरान के दक्षिण पश्चिम शहर इज़ेह में कुछ बंदूकधारियों ने एक बाजार में गोलीबारी की, जिसमें 2 महिलाओं सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने राष्ट्रीय विजय दिवस पर कैदियों को माफी दिए जाने की योजना के तहत 4 विदेशी कैदियों को रिहा किया। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्री तट की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी है। मिसाइल ने कितनी दूरी तय की और वो कहां जाकर गिरी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और खबरें विस्तार से। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कल से दिल्ली में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन को विभिन्न विषयों पर 4 सत्रों में विभाजित किया गया है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन कल से शुरू होगा। इसमें 78 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। गृह मंत्रालय 18-19 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। The Honorable Prime Minister of India,
He will be inaugurating the conference at the inaugural session. He'll be chairing and he'll be delivering the inaugural presidential address at the conference tomorrow at 9:30. After this inaugural address by the Honorable Prime Minister, we have this conference has been divided into 4 sessions on different topics. सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण की वैश्विक प्रवृत्तियों पर बात होगी। आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों, नेटवर्क, उभरती तकनीक और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में पेश आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का मकसद 2018 में पेरिस और 2019 में मेलबर्न में हुए पिछले 2 सम्मेलनों में आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच हुई चर्चा को आगे ले जाना है। Choking of financial flows to terrorist outfits, terrorist organization, to terrorists is I think one of the most crucial ways of stopping terror and terror activities and terror acts across the world. And so this is a very important topic for India. विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की अहमियत की जानकारी दी। NMFT process is ministerial. FATF is not ministerial, it's largely official and it's membership based. NMFT, the number of countries participating at the ministerial level is increasing by the year, and it is a consultative process, and even FATF somewhere began as a process like this before it became formalized. और इस सम्मेलन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, नो मनी फॉर टेरर 4 सत्रों में होने वाला ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण, और भारत जो कि हमेशा से कहता आया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए इस फंडिंग को रोकना यानी कि वित्त पोषण को रोकना बेहद जरूरी है। देखिए अमृता, अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग हुई थी भारत में, और सिक्योरिटी काउंसिल की कोई पहली बैठक हुई तो यही हुई भारत में इस बार। तो कह सकते हैं कि आप भारत की जो गंभीरता है टेररिज्म के मामले में और टेररिज्म को ख़त्म करने के मामले में, उसका एक तरीके से रिकॉग्निशन है। और जिस तरीके से मैंने ही सवाल पूछा था कि FATF चूँकि पहले से ही एक संगठन बना हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसके बाद इस तरह के संगठन बनाने की, इस तरह के कॉन्फ्रेंस बनाने की कितनी उपयोगिता है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि पहले जो FATF था ऑफिशियल लेवल पे था, उसकी सैंक्टिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, यह मिनिस्ट्रियल लेवल पे है, और इसमें माना ये जा रहा है कि तकरीबन 78 देशों और उसके अलावा जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, और इसमें 20 मंत्रियों के भाग लेने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। तो एक ताकतवर संगठन के रूप में ये उभर रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस है नो फंड फॉर टेरर, इसकी पहली बैठक हुई थी, उसके बाद फिर दूसरी बैठक हुई, उसके बाद ये तीसरी बैठक हो रही है। कोविड के कारण 2 बैठकें नहीं हो पाई थी बीच में। तो इस मामले में क्या है कि देखिए टेररिज्म के कई रूप हैं और कई तरह से उनको फंडिंग मिलती है, फॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सेक्टर से, क्रिप्टो करेंसी से। अब एक नया आयाम भी जुड़ा है कि वो गोल्ड के माध्यम से फिर टेररिज्म की फंडिंग होनी शुरू हो गई है। तो इन सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए देशों को बुलाया गया है, खास करके जो ताकतवर देश हैं, जो इससे प्रभावित देश हैं। और यह बात यह भी स्पष्ट है कि इसमें पाकिस्तान को नहीं इन्वाइट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को माना जाता है कि टेरर की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो यह 2 दिनों का सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र होगा जो तकरीबन सभी देशों के लिए एक सलाह होगा कि किस तरह से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए वो कदम उठाएं। और भारत पहले से ही मांग करता रहा है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में यह एक बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज विभाग संबंधी संसद के विभिन्न स्थायी समितियों के अध्यक्षों से संसद भवन परिसर से संवाद किया। इस दौरान रेल संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के अध्यक्ष रमा देवी, रसायन और उर्वरक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शशि थरूर, आवासन और शहरी कार्य समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता, गृह कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष ब्रिजलाल कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी, विदेशी मामले संबंधी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के अध्यक्ष वी विजयसाई रेड्डी मौजूद रहे। संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। ऐसी प्रत्येक समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य और लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। और इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में 30वें महालेखाकार सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में सीएजी की बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था बनाने में इस संस्था पर बड़ी जिम्मेदारी है। ओम बिरला ने इस बात पर खुशी जताई कि सीएजी निष्पक्ष, ईमानदार और प्रामाणिक तरीके से काम कर रही है। इसी वजह से देश विदेश की कई संस्थाएं भारत की सीएजी की कार्यप्रणाली को देखने और समझने के लिए आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य सीएजी के कामकाज में सुधार और विचार विमर्श के लिए एक सक्षम मंच प्रदान करना है। बजट के अंतिम दिनों के अंदर बजट का ज्यादा खर्च होना, यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। जब बजट आवंटित होता है उसके वर्ष भर हर महीने उस बजट का ठीक से आवंटित होने के साथ साथ किस महीने कितना खर्च होना चाहिए, यह भी हमारी ऑडिट में विशेष रूप से आप तीखी और पैनी नजर से देखते होंगे, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए समय समय सरकार ने शुचिता लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया के अंदर ऑनलाइन सिस्टम किया है और टेंडर के साथ साथ हमारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो और उसके साथ साथ कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी नीतियां, कार्यक्रम, इसके बारे में भी जो धन जिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पहुंचना चाहिए उसके सामाजिक आर्थिक आकलन भी हमें करना चाहिए। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। इस चरण में अब तक 719 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का भी आज आखिरी दिन था। इस बीच चुनाव आयोग नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया है। और आइए एक नजर डालते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुजरात की 89 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत इन सभी 89 क्षेत्रों में 1 दिसंबर को मतदान होना है। घाटलोडिया विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमीबेन याग्निक ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। वो इस सीट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने चुनाव में उतरी हैं। और अब कुछ और अहम खबरें। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने और मस्जिद के वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने के आग्रह वाली याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि संपत्ति के अधिकार के तहत देवता को अपनी जायदाद पाने का मौलिक अधिकार है। इस पर अदालत ने यह कहते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है।
ऐसे में ये बात सुनवाई योग्य है। इस मामले में वादी किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग के पूजा पाठ एवं भोग की अनुमति मांगी गई थी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके सामने होंगी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, खेल जगत के समाचार। देखते रहिए संसद टीवी। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावान् बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावत् चिंतामग्ना परमे ब्रह्मणि कोपि। शंकराचार्य कहते कि बचपन तो खेल में बीत जाता है और जो जवानी हो तो अपने काम की कल्पना होती है, और वृद्ध जब हो तो चिंता रहती है। तो ब्रह्म की बारे में कौन सोचता? कोई भी नहीं सोचता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वो ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और 600 मेगावाट कार्मिक हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बीएचयू में काशी तमिल समागम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र के पातुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतदीप हरिद्वार में 48वीं बॉयज जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कबड्डी भी खेली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों ने बाला साहेब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि पर दादर के शिवाजी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर 2024 के चुनाव में उनकी तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में नहीं लौटी तो वो उनका आखिरी चुनाव होगा। कुर्नूल जिले में एक रोड शो के दौरान उन्होंने अपना संकल्प दोहराया। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जांच दल से 2 अधिकारियों को हटा दिया है। साथ ही 4 नए जांचकर्ताओं को इसमें शामिल किया है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। साथ ही उनकी कई ठिकानों की भी तलाशी ली गई। दिल्ली की अदालत ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने आरोपी आफ्ताब के नार्को एनालिसिस टेस्ट की अनुमति मांगने वाली पुलिस की अर्जी को भी मंजूर कर दिया है। केरल का सबरीमाला मंदिर आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे। इधर असम और मिजोरम की सरकारों ने अंतर्राज्यीय सीमा के मुद्दे पर बातचीत की। गुवाहाटी में इस सिलसिले में मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों ने मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कई अहम फैसले लिए। असम सरकार ने बॉर्डर के जिलों में शांति और समन्वय के लिए सहयोग का वादा किया। दोनों राज्य 164 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। कुछ सीमा क्षेत्रों को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। Both sides agreed to abide by the resolutions encapsulated in the joint statement of 5th August 2021 signed in Aizawl. Both sides agreed to continue the resolve to maintain peace and harmony on the interstate border among communities living on both sides, with a view to further strengthen
their age-old tie. और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारतीय नागरिकों को अब सऊदी अरब की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस मंजूरी प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सऊदी अरब के दूतावास ने इसकी घोषणा की है। सऊदी अरब दूतावास की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत ये फैसला किया गया। भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी अरब की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पीसीसी की आवश्यकता नहीं होगी। सऊदी अरब दूतावास ने अपने देश में रह रहे 2 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिकों के योगदान की भी सराहना की है। और अमेरिका में विपक्षी दल रिपब्लिकन ने 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में मामूली बढ़त के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की 211 सीटों के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी के पास अब 218 सीटें हैं। 6 सीटों पर गणना अब भी जारी है। इनके परिणाम आने पर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मतदान 8 नवंबर को हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी ने एक दिन पहले ही केविन मैकार्थी को सदन में अपना नेता चुना था। मैकार्थी डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी की जगह प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को बधाई दी। रिपब्लिकन पार्टी ने करीब 4 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल किया है। 2018 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसे पछाड़ते हुए सदन में बहुमत हासिल किया था। रिपब्लिकन पार्टी 2010 से 2018 तक प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत बनाए रखने में सफल रही थी। और इधर यूक्रेन में रूसी मिसाइलों ने पिछले कई हफ्तों में पहली बार देश के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र को निशाना बनाया। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्शेंको ने यह जानकारी दी। उन्होंने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर बताया कि रूस ने एक बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमला किया। मार्शेंको ने आगाह किया कि रूस द्वारा यूक्रेन के पूरे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए जाने का खतरा है। रूस ने इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन में कई मिसाइलें दागी थीं। इनमें से एक मिसाइल पोलैंड की सीमा में जा गिरी और उसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि रूस ने पोलैंड में मिसाइल हमला करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और अब खेल की खबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से द्विपक्षीय श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप के बाद ये पहली सीरीज है। न्यूजीलैंड की मेजबानी में आयोजित हो रही इस सीरीज में सबसे पहले 3 T20 मैच खेले जाएंगे और इसके बाद 3 वनडे मैच होंगे। भारतीय टीम इस दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों के बगैर पहुंची है और T20 मैचों में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी, तो वहीं वनडे में शिखर धवन कप्तानी करेंगे। इस सीरीज में भारत की तरफ से अधिकतर युवा खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। और लंदन में क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। यूनेस्को की साइट केव गार्डन्स रोशनी से जगमगा उठा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।